लेट्स गो। बाउंड एंड सर्जिकल साइट इंसिजन की बात करेंगे। तो सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कोई भी मतलब विद इन 30 डेज़ के अंदर अगर कोई बाउंड इन्फेक्शन ऑकर करता है या फिर इम्प्लांट करता है विद इन 1 साल ऑफ ईयर, तब उनको सर्जिकल साइट इन्फेक्शन बोलेंगे। सुपरफिशियल जब अबाउट डीप फेशिया है, जब अपन को बिलो डीप फेशिया है एंड ऑर्गन स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर ऑर्गन अराउंड है। एग्जाम्पल जैसे इंट्रा एब्डोमिनल कलेक्शन हो गया, ठीक है। तो अब ये एक स्कोरिंग है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये अपन को डिटरमाइन करता है कि सर्जिकल जो साइट इन्फेक्शन है वो कितना सीवियरिटी पे है। तो इसका क्राइटेरिया क्या है कि एडिशनल ट्रीटमेंट अगर इंक्लूड कर रहा है एंटीबायोटिक फॉर वुंड इन्फेक्शन, एडिशनल ट्रीटमेंट इंक्लूड है तो 0 पॉइंट। और अगर भाई ऐसा है शायद, आई थिंक एंटीबायोटिक फॉर वुंड इन्फेक्शन है देन 10 पॉइंट, एंड ड्रेनेज ऑफ पस अंडर लोकल एनेस्थीसिया 5 पॉइंट, एंड इसके अलावा डिब्राइटमेंट ऑफ वाउंड अंडर जनरल एनेस्थीसिया तो 10 पॉइंट हो गया, ठीक है। वुंड स्कोर के लिए हो गया। एंड सीरियस अगर डिस्चार्ज वहाँ से निकल रहा है तो डेली तो 0.0 से लेकर 5 के बीच में देंगे। एंड इसके अलावा बात कर रहे हैं एरिथीमा की बात करें तो वहाँ पे डेली से 0 से लेकर 5 हो गया। अगर पिरोडेड एक्सोडेड है डेली बेसिस पे तो 0 से लेकर 10 हो गया। सेपरेशन ऑफ टिश्यू डीप टिश्यू है तो 0 से 10 हो गया। और आइसोलेशन है बैक्टीरिया का वुंड से, ठीक है, मतलब अगर मिल गया तो 10 हो गया। एंड इसके अलावा इन पेशेंट प्रोग्राम प्रोलॉन्ग्ड 14 दिन तक, ठीक है, वाउंड मतलब कि वाउंड इन्फेक्शन के कारण कम से कम स्टे रह रहा है इन पेशेंट का आईपीडी मतलब अंदर, मतलब वार्ड के अंदर या जहाँ पे स्टे कर रहा है 15 दिन तक, तो 5 स्कोर देना पड़ेगा। अब ध्यान रखिए ये जो स्कोरिंग है ना, पूरा स्कोरिंग, उसमें पूछा जाता है कि आई यहाँ पे क्या है। तो ट्रिक यहाँ पे ए सेप्सिस है, ASEPSIS, ठीक है। तो यहाँ पे जो नीट में क्वेश्चन यहाँ पे आया था कि जो इंडोरेंस है ना इज़ नॉट द पार्ट ऑफ पर्टिकुलरली एसेप्सिस स्कोरिंग का। इसके अलावा दूसरा एम्स और इसमें आया हुआ है वो है साउथैम्पटन वाउंड स्कोर, ठीक है। तो यहाँ पे वुंड इन्फेक्शन ग्रेडिंग के लिए अपन यूज़ करते हैं। बाकी ऑप्शन भी वहाँ पे SIRS और अपाची इन सभी के बारे में था। तो इसमें किचन में क्या था कि अगर नॉर्मल हीलिंग हो रही है तो 0 ग्रेड कर देंगे वाउंड स्कोर के अंदर अपन को, ठीक है। अगर वहाँ पे माइल्ड ब्रूज और इरिथ्मा है नॉर्मल हीलिंग के साथ में तो ग्रेड 1 करेंगे। अगर इरिथ्मेटो पस नज़र आ रहा है साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन तो 2nd ग्रेड करेंगे। एंड क्लियर या फिर हीमोसीरस डिस्चार्ज है तो उसको अपन 3rd करेंगे। पस फ्लोरेंट है तो 5th करेंगे। एंड जब डीप और सीवियर इन्फेक्शन है यहाँ मतलब टिश्यू बैकग्राउंड है ना, बट यहाँ पे डीप और सीरियस इन्फेक्शन तो 5th ग्रेड करेंगे। तो ये बहुत ग्रेडिंग साउंड के मतलब वाउंड कितने है उसको दिक्कत है उस पर अपन जनरली अपन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मेडिकल कंडीशन की, जो अपनी एक्चुअल में मेडिकल कंडीशन जो कि एक्चुअल में जो रिस्क ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन को बढ़ा देता है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम ऑफ एज है, नियोनेट है या फिर बहुत ज़्यादा अडल्ट है, तब अपन को इन्फेक्शन चांस बढ़ जाते हैं। माल न्यूट्रिशन हो गया, ओबेसिटी है, डायबिटीज़ का पेशेंट है, प्रियर साइट के अंदर कोई रेडिएशन वगैरह दी है, हाइपोथर्मिया हो गया, इसके अलावा हाइपोक्सीमिया हो गया, कोई एग्जिस्टिंग कोई इन्फेक्शन है सर्जिकल साइट से रिमोट, और अपन को कोई अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड की थेरेपी दे रहे हैं तो मतलब सप्रेशन चल रहा है तो इन्फेक्शन इजीली फैल सकता है। रिसेंट कोई ऑपरेशन हुआ है चेस्ट ऑफ एब्डोमेन का, इसके अलावा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लीमिया है मतलब हाइपोकोलेस्ट्रीमिया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं यहाँ पे एक्चुअल में वुंड इन्फेक्शन होने के। अब देखो वुंड इन्फेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन जनरली टाइप ऑफ वुंड को पढ़ते हैं। तो इसमें एक्चुअल में होता क्या है, ओ मैन ग्रेट शॉट। तो इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पे क्लीन वुंड है, ठीक है, क्लीन वुंड है। तो यहाँ पे 4 टाइप के मतलब तरीके से होता है कि आपको डिफाइन करने का थोड़ा बहुत तरीका आपको पता होना चाहिए। क्लीन वुंड, क्लीन कंटामिनेटेड वुंड एंड डर्टी वुंड। तो देखो जो क्लीन सर्जरी है मतलब टोटली क्लीन सर्जरी है, जैसे कि अपना थायराइड सर्जरी हो गई, ब्रेस्ट सर्जरी हो गई, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग सर्जरी हो गई, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हो गई, अनकॉम्प्लिकेटेड इंग्वाइनल हर्निया सर्जरी, ये BTR में ज़्यादा बेटर तरीके से बताया हुआ है। सो बात करते हैं अपन यहाँ पे तो क्लीन सर्जरीज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी एंटीबायोटिक प्रोफाइल ऐसे अगर परसेंटेज से ऐसा की बात करें तो अगर एंटीबायोटिक प्रोफाइल दे दी है तो 102% है। विथआउट की बात करें तो वह 102 ही रहेगा क्योंकि यार ऑलमोस्ट क्लीन सर्जरी हो रही है, ठीक है। तो कोई रोल नहीं होता प्रोफाइल एंटीबायोटिक का एक्सेप्ट जहाँ पे इम्प्लांट है फिर मैश ओपन प्लेस किया है। अब आते हैं क्लीन कंटामिनेटेड का। और देखो फ़र्क यहाँ पे ये है कि GI और GU का इन सिस्टम का अपन ने किया है, GIT और GU का अपन को किया है, बट वहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है। जैसे इलेक्टिव सर्जरी है, ठीक है, इंटरवल कोलेसेक्टोटॉमी हो गया, ठीक है। एंड इसके अलावा एक मिनट को
तो बात करते हैं दोबारा सब देखेंगे क्लिनिकल क्लीन कंटामिनेटेड वाउंड का। तो जीआई और मतलब इन्फ्लेमेशन सिस्टम में अपने ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, बट वो इन्फ्लेमेशन कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इलेक्टिव सर्जरी है, इंटरनल कोलेस्टोमी में इलेक्टिव एपेंडेक्टोमी है, यूरिनरी स्टोन को रिमूव कर रहे हैं, कोई भी यूटीआई नहीं है, तो क्लीन कंटामिनेटेड है, ठीक है। और यूटीआई के बाद इसके अलावा एलएससीएस हो गया, लेप्रोस्कोपिक हो गया, बाउल सर्जरी है जहाँ पे बाउल प्रिपेयर्ड है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा फ़र्क पड़ता है, 3% तक गिर जाता है, देन 6.9 प्रोफाइल इसका फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा कंटामिनेटेड वुंड की बात करें तो अब यहाँ पे नॉन प्रिवेंट इन्फ्लेमेटरी प्रेजेंट है, इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट है, ठीक है यहाँ पे। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको इमरजेंसी कोलेसिस्टेक्टोमी हो गया, ठीक है, जहाँ पे जीबी इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा, इमरजेंसी है काफ़ी ज़्यादा, इमरजेंसी एपेंडेक्टोमी, सारे इमरजेंसी वाले फ़र्क हो गया। बाउल ओपन है यहाँ पे प्रिपेयर्ड था, यहाँ पे बाउल ओपन है जब पे ऑपरेटिंग केस करें इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का, ठीक है। और यहाँ पे प्रोफाइलेक्टर देने से काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है, 13 से लेकर 25 अगर नहीं देंगे तो आएगा, और अगर 6% तक गिर जाता है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे ये है कि जो कंटामिनेटेड वुंड है यहाँ पे इसके अंदर अपन को ओपन कार्डियक मसाज भी करते हैं। तो फ़र्क यहाँ पे ये था, इलेक्टिव सर्जरी है, ये सारे अपनी इमरजेंसी है, नॉन इन्फ्लेमेटरी था, ये इन्फ्लेमेटरी था, ये फ़र्क आपको पता होगा। इसके अलावा बाउल सर्जरी जहाँ पे बाउल प्रिपेयर्ड थी यहाँ पे ओपन है, ठीक है। सो ऑब्वियस बात है, ओपन है तो कंटामिनेशन काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, ये तो कहने की बात है ही नहीं। हाँ, अब बात करते हैं डर्टी वाउंड की। तो डर्टी वाउंड में क्या होता है, पस प्रेजेंट है, ठीक है। डर्टी वाउंड के अंदर पस काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है, यहाँ पे नॉन प्लुएंट था पिछले वाले के अंदर, पस प्रेजेंट है, तो ऑल एब्सेस तो बहुत डर्टी होकर क्लैरिटी नज़र नहीं आएगी। इसके अलावा पेरिटोनियाइटिस हो या फिर फीकल कंटामिनेशन हो, इसके अलावा फीकल कंटामिनेशन ऑब्वियस बात है, तो भी दिक्कत वहाँ पे होगी। इसके अलावा कोई नेगलेक्टेड ट्रोमेटिक वाउंड है, ठीक है, मोर देन 6 आवर का, ओके, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे भी दिक्कत रहेगी। तो कितना फ़र्क पड़ रहा है, 20 से लेकर 45% तक आपको नज़र आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे गोल्डन आवर की। देखो गोल्डन आवर ट्रोमेटिक वाउंड के अंदर 6 आवर गोल्डन आवर होता है, डिसिसिव पीरियड होता है ना, वो होता है कम से कम 4 आवर का, ओके। एंड ये एक टाइम होता है जहाँ पे अपन को बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन वुंड होता है आफ्टर स्किन ब्रीच, ठीक है। अपन को यहाँ पे टाइम होता है जहाँ पे एक्चुअल में रिक्वायरमेंट होती है बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन को वुंड को स्किन ब्रीच के बाद में, ठीक है। तो बहुत हाई लेवल में एंटीबायोटिक को जरूरत पड़ती है ट्रीटमेंट करने के लिए। इलेक्टिव ओटी है तो क्लीन केस फर्स्ट केस जब पोस्टेड होता है, ठीक है। अगर मल्टीपल केस है तो क्लीन केस को अपन पहले लेंगे इलेक्टिव ओटी के अंदर, ओके। अब बात करते हैं SSI को अपन कैसे प्रिवेंट करेंगे। तो उसमें देखो ऐसा है कि सिंपल फंडा है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो अपना प्रिवेंटिंग SSI के लिए वो होता है हैंड, ठीक है। हाइजीन इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। मिनिमम जो ड्यूरेशन हैंड वॉश का होना चाहिए 2 मिनट का होना चाहिए, सोप और वाटर से अल्कोहल रब होना चाहिए, दोनों को हैंड को पूरी इफ़िशिएंटली अपन को साफ़ करना इंपॉर्टेंट होता है। और मतलब हेड अप होना चाहिए, एल्बो डाउन, मतलब ऐसे इस तरीके से आप चलने की जो पोजीशन है वो इस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है आपको। तो ये जनरली आपको पता है। बाकी ये जो आपको एम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, मतलब कि आपको नज़र नहीं आता तो स्टेप इंपॉर्टेंट होता है। और हैंड वॉशिंग टेक्निक देख लीजिए सिंपली, अगर आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होता है यहाँ पे वेट हैंड वाटर किया अपन ने, अप्लाई किया सोप को, आगे हैंड में पूरा हाथों में मला, उसके बाद ये वाला जो एरिया है यहाँ पे अपन ने मलना चालू किया, आगे पीछे देख लीजिए दोनों तरफ। उसके बाद में अपना नकल्स को साफ़ किया, फिर थंब को साफ़ किया, फिर अपने फिंगर के टिप्स को, देन अपने रिस्ट को साफ़ किया अपोजिट साइड के, फिर देन वॉश कर लिया, देन अपनी जो कोनी है उससे बंद किया एंड ड्राई से कलर से कर दिया, और वॉश हैंड को हमेशा ऊपर रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जो एक्चुअल में कंटामिनेशन होता है ना उसको मिस कहाँ पे हो जाता है हैंड वॉश में, कई बार थंब में या टिप ऑफ फिंगर में या फिर इंटरडिजिटल क्रॉस में, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, उसको ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा अपन को प्रोफाइलेक्टिक एंटीबॉडीज़ लो। आइडियल टाइम होता है कि सर्जरी के अपन 30 मिनट से लेकर 1 घंटे पहले अपन को सर्जरी नहीं होती। ये PYQ में आया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। एंड अगर बात करें, अगर ये प्रोलॉन्ग सर्जरी है तो एंटीबायोटिक को तो रिपीट करना होता है आफ्टर 4 घंटे के बाद में भी, ठीक है। ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। अब बात करते हैं पार्ट प्रिपरेशन की। तो पेशेंट को हमेशा बाथ लेना चाहिए विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जब सर्जरी के 1 दिन पहले, ठीक है। हेयर रिमूवल होना चाहिए बेस्ट, जो क्लिपिंग करते हैं ना अराउंड जस्ट बिफोर सर्जरी क्लिप करना जरूरी होती है। क्लीन करना पड़ता है पार्ट को क्लोरहेक्सिडिन या फिर अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन से, पोविडिन आयोडीन, ठीक है। एब्डोमिनल सर्जरी है
तो मेल के अंदर निप्पल से लेके थाई तक, एब्डोमिनल सर्जरी मतलब निप्पल से लेके मिड थाई तक आप पूरा साफ करो, क्लीन करो। फीमेल है तो बात करें यहाँ पे इंफ्रा मेमोरी क्रीज से लेके मिड थाई तक करना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। एंड जब क्लीनिंग करना होता है एब्डोमेन को तो मिड लाइन से लेके लेटरल तक, मतलब सेंटर से लेके साइड की तरफ, और क्लीनिंग थाई करना होता है लेटरल से लेके मिड लाइन की तरफ जाना होता है, वैसे लेटरल टू मिड लाइन जाना होता है। और लिम्ब की बात करें तो क्लीन टिल 1 जॉइंट अप, ठीक है। लिम्ब की बात करें तो क्लीन टिल 1 जॉइंट अप, एक जॉइंट ऊपर तक अपन को क्लीन करना पड़ता है। जैसे रिस्ट के ऑपरेशन है तो एल्बो तक करो, एल्बो का शोल्डर तक करो। सीबीएसएस सिस्ट ऑफ फोर आर्म की बात करें तो यहाँ पे क्लीन इंसिजन साइट फर्स्ट देते हैं, तो अपन को हमेशा सर्कमफ्रेंशियल बाहर की तरफ जाना होता है, पीछे की तरफ, ओके। उसको सूखने का टाइम दो, प्रॉपर डिसेक्शन करो, एडिक्वेट अपना हिमोसिस रखो, अवॉइड करो हाइपोथर्मिया जहाँ पे रिस्क ऑफ वुंड इन्फेक्शन का होता है, ठीक है। ये एक्चुअल में हाइपोथर्मिया करना जरूरी है, क्योंकि अपन को अगर वो रिस्क ऑफ वुंड इन्फेक्शन बढ़ा देगा। ओटी का टेम्परेचर 18 से 26 होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 15 से लेके 50 से लेकर 60 होती है। मिनिमल 4 फ्रेश एयर चेंजर होना जरूरी होती है ओटी के अंदर पर घंटे के अंदर, ठीक है। ये आपको पता है ना, इस तरीके से अंदर से बाहर की तरफ करते हैं अपन, ठीक है। अदर ओटी पैरामीटर यहाँ पे है कि अल्ट्रा क्लीन लेमिलर एयर फ्लो होगा, क्लीन टू लेस क्लीन एरिया के अंदर। ये जस्ट थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पता होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। फिल्ट्री एयर डिलीवरी हमेशा 90% एफिशिएंट होना चाहिए, और ये अभी सब चीज़ अलग चीज़ आ रही है। जनरल लाइटिंग होनी चाहिए ताकि आंखों में फटिक ना आए। इंटेंसिटी जनरलाइज रूम की ज़्यादा होना चाहिए दैन सर्जिकल साइड से कम 1 से 5 का ऐसा फ़र्क नहीं बढ़ना चाहिए इतना ज़्यादा, ठीक है। ऑपरेटिंग एरिया ओवरहेड लाइट होना चाहिए, शेडोलेस होनी चाहिए, शेडो नहीं आना चाहिए, ठीक है। लक्स वगैरह ये देख लीजिए। पॉजिटिव प्रेशर होना चाहिए ओटी के अंदर, हमेशा 2 एटमॉस्फेयर अबाव होना चाहिए। बेयर हगर होगा यहाँ पे, हाइपोथर्मिया को रोकती है। एयर जो वार्म एयर है ना उसको ब्लो करती है पेशेंट के ऊपर से, और पेशेंट को एनेस्थेसाइज करते हैं जब उस समय तो अपन को ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये अपना बेयर हैगर इस तरीके से, जाके इंडिया में जनरली नहीं होती चीज़ें। प्रिवेंट हाइपरग्लाइसेमिया को प्रिवेंट करना जरूरी होता है सर्जरी के टाइम पे। डुअल रिंग वाउंड रिट्रैक्टर यूज़ करते हैं, इस तरीके से ये रिंग टाइप की होती है, वाउंड को रिट्रैक्ट करने के लिए। एब्डोमिनल सर्जरी में क्या होती है, आउटर रिंग क्लीन फिल्म बिल्कुल ये चारों तरफ हो गई, और इनर रिंग हो गई। ऑक्सीजन इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में आपको देना पड़ता है, ठीक है। जहाँ पे ये रिड्यूस करता है वाउंड इन्फेक्शन रेट को। कैविटी को वॉश करना होता है एंटीबायोटिक सॉल्यूशन से, ठीक है। अच्छा, कैविटी को एंटीबायोटिक सॉल्यूशन में वॉश करना वाउंड इन्फेक्शन कम नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये चीज़ है। अब बात करते हैं डोनिंग एंड एम्स में क्वेश्चन आया हुआ डोनिंग पे और डॉफिंग पे, मतलब किस तरीके से आपको पहनना है और कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हैंड हाइजीन करोगे, फर्स्ट पेयर ऑफ ग्लव्स जो पहनना होता है, और उसके बाद में गाउन पहनना होता है, उसके बाद शू कवर पहनना होता है, उसके बाद मास्क पहनना होता है, उसके बाद ग्लव्स पहनना होता है, गोगल्स पहनना होता है आँखों पे, कि फेस शील्ड, इसके अलावा ग्लव, बाद में ग्लव्स, ठीक है। ऑप्शनल इसलिए देखा था यहाँ पे। अब बात करें डॉफिंग के निकालने के देखा तो डिसइंफेक्टेड ग्लव्स को पहले निकालो, फिर शू कवर को निकालो, फिर रिमूव आउटर पेयर ऑफ ग्लव्स जो भी थे बाहर वाले उसको भी निकालो, एंड फेस शील्ड को रिमूव, गाउन को हटाओ, इनर ग्लव्स को हटाओ, मास्क को रिमूव करो, हैंड हाइजीन को सिंपली याद करने का तरीका क्या है, साफ किया, उसके बाद मास्क लगाया, ठीक है, गाउन पहना, मास्क लगाया, एंड अपना मतलब कि फेस ग्लव्स गोगल्स पहने, उसके बाद अपना ग्लव्स एक और पहना, ठीक है। डॉफिंग का तरीका वही है, ग्लव्स पहले निकालो, मास्क ये सेम है, गोगल्स देन ये चीज़, और ये उल्टा हो गया, ठीक है। तो ये सारे ये फिक्स पोजीशन है, बट ये चेंज हो गया आपस में, ओके। एंड ये चीज़ें हैं। एंड बात करते हैं, चलो ये तो खत्म हो गया जनरली, अपन को डॉफिंग एंड डॉनिंग कंप्लीट हो गया। उसके बाद अपन अलग से सर्जिकल न्यूट्रिशन उसके बारे में बात करेंगे, ओके। सो थैंक यू वेरी मच।